नाज़रीन, ये है रेड लाइन। तवक्को ये की जा रही थी कि IMF के साथ मुआहदे के लिए तमाम रियासती सतून एक पेज पर आ जाएंगे। मामला किसी एक हुकूमत का नहीं है, मुल्क और सल्तनत का है। उसके ऊपर एक पेज आज हमें दोबारा से फटता हुआ नज़र आया। इसहाक डार साहब ने, जो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और ये कहा कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मेयर्स एग्री किए हुए हैं उनको आप लागू कर दें। इसके पीछे तवक्को ये थी कि अगर आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम करें तो 170+ बिलियन के जो रेवेन्यू हमने इकट्ठे करने हैं, रेवेन्यू की कलेक्शन का काम फौरी तौर पे शुरू हो सकता है। वो मामला ना तय पा सका। सदर अलवी साहब ने कराची जाना था। सदर अलवी साहब ने इसरार किया कि आप पार्लियामान के सेशन में लेके जाएं और कहा कि अगले मंडे को बुला लें। कैलकुलेशन ये की गई कि अगर अगले मंडे को सेशन बुलाया तो नुकसान है पाकिस्तान को वो 55 बिलियन तक का हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन अगर लेट हुई तो ये नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बहरहाल अब कल सेशन बुलाया गया है, इसके अंदर IMF के साथ तयशुदा मामलात को रखा जाएगा और अप्रूवल जल्दी ले ली जाएगी। क्या हम अहम तरीन कौमी मामलात के ऊपर भी एक कंसेंसस क्राफ्ट नहीं कर सकते? आज का मौजू ये होगा। पहले हिस्से का मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ, उसके बाद अगले हिस्से का भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज के कायद हमारे पास मौजूद है, आपका शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर लीडर, उनका भी बहुत शुक्रिया। और सायरा बानो साहबा रुकन कौमी असम्बली GDA, इनको मैं कह रहा था कि इनका शुक्रिया अदा करते हुए कि इनको स्टूडियो में आना था, तो उन्होंने कहा कि असम्बली में वो गई नहीं, उनका ख्याल था कि एक दिन का सेशन है। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे हुआ तो है कुछ नहीं, लेकिन कल बहरहाल असम्बली के सेशन के अंदर IMF की डील अप्रूव होनी है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपके सामने इजाफी टैक्सेस और महंगाई के बारे में बात करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ये IMF की कंडीशंस को आप इम्प्लीमेंट करें और महंगाई में इजाफा ना हो। किसको कितनी आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फक्की पड़ेगी, वो हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके सामने रखेंगे। और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अली वज़ीर की रिहाई की कहानी जो है वो क्या है और किस तरीके से अली वज़ीर को ग्रीट किया गया अक्रॉस द पार्टी लाइंस। जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स, PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब ने उनको सपोर्ट किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़रा मैं सर अगर पूछ लूँ क्विकली, मुझे बताइएगा तो ये आप असम्बली से इतनी नालायक क्यों हैं? कल तो असम्बली के अंदर बड़ा अहम दिन है और एक कौमी मामला तय पा रहा है IMF के साथ डील का, तो आपको होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, कल इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगी। आपने मेरी आधी बात सुनी थी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। कोरम पूरा नहीं होता, इनके वुज़रा गायब होते हैं, तो आप देखिए कि जो बात वहाँ पर करते हैं तो क्या है, फेसबुक और ट्विटर का पेट भरने के लिए तो नहीं करते हैं। अदम दिलचस्पी मेंबरान की, स्पीकर साहब की, वो भी बस एक वो कह रहे हैं ना कि खाना पूरी होती है। और उस वक्त अगर कोरम पॉइंट आउट किया जाए तो फिर ये जो गवर्नमेंट हुकूमती अरकान हैं वो फिर मुंह बनाते हैं और मतलब वो कहते हैं कि पर्सनली आके बोलते हैं कि ये हम लोग आए हैं और ये काम था, आपने कोरम पॉइंट आउट किया। तो जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो ये मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है कि इन 15 मेंबरान को आपने बिठाकर आपने सेशन चलाना है। मैं तो मुख्तलिफ मौके पर स्पीकर साहब को कह चुकी हूँ कि आप अपने चैम्बर में बुला लिया करें 15 लोगों को और वहाँ पर बहस करवा लिया करें। इतना ताम जाम और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि पूरी असम्बली का सेशन चलता है और ये इतना, आपको भी पता है कि पर डे कितना हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुंचता है। तो आप वहाँ पर जाती हैं, फिर बने हुए मुंह देखती हैं, तो फिर आप समझती हैं कि ये एक सही अला हासिल है और इसमें पैसे का भी ज़िया है। ज़रा शौकत साहब से मैं पूछ लेता हूँ तो बट शौकत साहब, द सेम पार्लियामेंट जिसके बाद अब जॉइंट सेशन का आपकी जमात ने तो बायकॉट किया, सेनेटर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी पार्लियामेंट जिसके अंदर अब आप ने वापस आने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट जितनी भी हल्की हो अगर उसके ज़रिए अप्रूवल करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सदर मुमलिकत आज ऑर्डिनेंस पे साइन कर सकते थे, नहीं किया। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की हिदायत थी कि आपने हुकूमत के काम में रखना डालना है। खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तस्वर ये है। ज़रा आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्होंने जो मईशत का हाल किया ना, इसमें किसी का कसूर नहीं है। पहले मुफ्तार ने और उसके बाद डार साहब ने जो कुछ किया पाकिस्तान के आवाम को, सब कुछ सामने है। ये IMF के साथ जो बातें ये कहते थे हम नहीं करते हैं और फिर उसके बाद जब मामलात बिगड़ गए तो ज़ाहिर ये सूरत हाल तो होनी थी। अब एक चीज़ है, आपके पास मेंबरान हैं, आप कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, जबकि हम समझते हैं कि अब ये पार्लियामेंट अधूरी पार्लियामेंट है और इसको मुकम्मल होना चाहिए था, जो नहीं किया जा सका थ्रू असम्बली इलेक्शन।
लेकिन जो अपने लोग हैं उनके हालात क्या है वो आप देखें, किस तरह नालाएं हैं, जो सूरत हाल इनसे नहीं चल रही, पाकिस्तान नहीं संभल रहा, जो मुश्किलात हैं और मज़ीद बढ़ेंगी। जिस तरह आपने कहा कि IMF की शराइत मान ली जाए तो उसके बाद क्या होगा, क्या ये लोग सड़कों घरों से निकल सकेंगे जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, क्या ये फेस कर सकेंगे? पहले तो इनके अंदर अपनी रिफ्ट आएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, सारे वो भानमती का कुंभा है, हर एक अपने मफादात के लिए शामिल हुआ था इस हुकूमत के अंदर। और वो मफादात आपको पता है कि जिस तरह 1100 अरब के जिस तरीके से उन्होंने फूंक दिए और माफ़ करा दिए और किस्से ख़त्म कर दिए नेब के। तो लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इन तमाम हालात में शायद आरिफ अलवी साहब जो सदर मुमलिकत हैं वो पार्टी लाइन से आगे जाकर और मुल्की मफादात में ये करवा सकते थे। जो उन्होंने किया वो भी गलत नहीं है, लेकिन शायद ये तो एक फास्ट ट्रैक हो जाए। सब बात यह है ना, बात यह है कि आरिफ अलवी साहब एक जिम्मेदार आदमी है, आईनी ओहदे पे बैठे हैं, उनको जो अच्छा लगेगा मुल्क के लिए लगेगा। अब ये तो बहस होगी कि जी सबसे पहली बात ये होती है कि क्यों ना इतना बड़ा अगर वो हो रहा है तो क्यों ना डिस्कस किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। अब बगैर पार्लियामेंट के आपको अभी याद आ गया इनको कि जी अब मईशत एकदम ख़राब हो रही है, अभी इतने कलेक्शन डिले हो जाएगी और इतना, तो ये चीज़ें तो बहुत पहले होने चाहिए थे ना। इसका मतलब ये है कि वजारत ख़जाना में किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं हो किस तरह ये डाकिज़म के ऊपर ये हमारी मईशत चल रही है, किस तरह इन्होंने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं इस मुल्क के लिए। तो ये तो देखें इनकी बहुत बड़ी नालायकी है। एक दिन के अंदर इनको याद आया कि जी अभी अगर अलवी साहब दस्तखत नहीं करेंगे तो इतने नुकसान होगा। ये पहले इनको सोचना चाहिए था, इससे पहले इनको इजलास बुला लेना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये एडहॉकिज़म है या इसहाकिज़म है। जी डॉक्टर साहब, पार्लियामान के अंदर आपको वैसे जाना चाहिए था, ऑर्डिनेंस के लिए सदर साहब को आपने ज़हमत क्यों दी? सदर अलवी का पुराना रिकॉर्ड जो आपके सामने है, आपने उनको ज़हमत क्यों दी? डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी पार्लिमानी आदमी, कोई भी जिसका ताल्लुक आवाम से हो, पार्लियामेंट से हो, वो हमेशा पार्लियामान की बात करेगा, ऑर्डिनेंस की बात नहीं करेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात के हक़ में हूँ कि बिल असम्बली में जाना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए और उसके बाद इसे पास होना चाहिए। सदर साहब के पास क्यों गए? जिस जगह टाइम शॉर्टेज हो, मसला कौमी मफाद का हो, और ऑर्डिनेंस से, मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेंस तो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें अब सदर के पास रुजू किया गया कि टाइम फ्रेम कम है और उसमें हमें इस तरह की बचत हो सकती है। सदर साहब से क्या तवक्को थी? चूँकि वो हेड ऑफ़ स्टेट हैं, हेड ऑफ़ स्टेट से ये तवक्को की जाती है कि अबव पार्टी लाइन्स मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए वो ऐसा फ़ैसला करेगा जिससे मुल्क में 10 रुपये भी बचते हो तो वो कहेगा हाँ ये तरीका बेहतर है। बाद अरबों में हो तो मेरा ख्याल है वो दूसरी दफ़ा सोचेगा ही नहीं, कहेगा ये काम ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, वो उनकी स्वाबदीद है, इसके ऊपर हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, ना कहना चाहिए, मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है जी कि हमारे भाई शौकत साहब ने जो बात की है, देखिए हकीकत जो है वो 2013 और 18 के बीच का पीरियड है, वो भी एक हकीकत है। मुल्क कहाँ जा रहा था, क्या हुआ पिछले 4 साल में जो उनके दौर में, वो भी एक हकीकत है। मैशत कहाँ चली गई। आपने अपना पता नहीं स्टार बैट्समैन कहा, क्या कहा असद उमर साहब को, वो 6 महीने नहीं चले, वो भी एक हकीकत है। पूरे 4-4.25 साल आप वज़राए ख़जाना उधार मांग मांग के जरदारी साहब के, जिन्हें आप सारे अपने दौर में गालियाँ देते रहे, डाकू कहते रहे, उनके से आपने अपनी वजारत ख़जाना चलवाई, ये भी एक हकीकत है। अब मुश्किलात हैं, महंगाई है, ये सबसे बड़ी हकीकत है, हम इसको मानते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। IMF, लेकिन वो भी एक हकीकत है कि जो कोशिश इमरान खान साहब ने, जिसके ज़रिए आप कोशिश कर रहे हैं पार्लियामान के ज़रिए, अभी सारा बानो साहबा का आपने मुकदमा सुना, आज भी जॉइंट सेशन की जिस तरीके से आगाज़ हुआ, कितने 39-40 लोग थे वहाँ पे, कितने लोग थे? मतलब आपके अपने बंदे ही पूरे नहीं होते। चले वो तो अधूरी पार्लियामेंट है, वो तो PTI निकल गई, जो आपके अपने बंदे वो भी नहीं आते। तला साहब गुजारिश है कि बंदों को तो आना चाहिए, इस बात का कोई जवाज़ नहीं है कि अगर वहाँ पे तादाद पूरी नहीं है तो मैं उसको कोई जस्टिफिकेशन दूँ। लेकिन बात यह है कि पार्लियामान की जो बात अभी मैंने की, शौकत साहब से मैं ये पूछता हूँ कि आप इससे पहले आपने इस्तीफ़े दिए। देखिए पार्लियामेंट की अपनी एक रिस्पेक्ट है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपने इस्तीफ़े दिए, गालियाँ दी पार्लियामेंट को, असम्बली को, उसके बाद इस्तीफ़े वापस करो। अच्छा, मैं अगर अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देता हूँ कौमी असम्बली के, 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, 15 दिन बाद शेड्यूल आता है, मैं कागज़ लेके फिर पहुँच जाता हूँ रिटर्निंग अफसर, मेरे कागज़ जमा करो। आप मुझसे पूछेंगे नहीं, तेरा दिमाग ख़राब है? अगर तूने असम्बली दोबारा इलेक्शन लड़ना था एंड यू आर स्टिल एम्बिशियस टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगेन, तो तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया? और इस पर जो अरबों रुपए खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे?
ये क्या मुफ्त तो नहीं है ना। लेट मी गो टू ये बड़ी अजीबोगरीब एक सूरत हाल इस अजीबोगरीब सूरत हाल में सारा साहब एक और भी इजाफा कीजिए। ये पार्लियामेंट जो है, कौमी असम्बली अगर हम उसको ले लें, इसकी अजीबोगरीबी किस्मत है, यानी सदर मुमलिकत जो इस बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजना चाह रहे हैं कि वहाँ से अप्रूव हो, ऑर्डिनेंस ना हो, वो खुद इस असम्बली को डिसॉल्व कर चुके हैं और कोर्ट खुद इस असम्बली को रिस्टोर कर चुकी है, ये कहते हुए कि आपने काम ठीक नहीं किया। तो सदर मुमलिकत समेत सारों ने पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ किया, लिहाजा उसकी हालत वो आ गई है जिसके ऊपर आप तनकीद कर रही थी। ये आपने सवाल मुझसे किया है, सॉरी आवाज़ वो हो रही थी। जी जी जी, आपसे किया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि जिस वक्त ये PTI वालों ने फ़ैसला किया था, आपको पता है कि हम तो उनके 4 साल इत्तेहादी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको जो अभी जिन चीज़ों पर उनके बयानात आते हैं और पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई थी, उनको मतलब डिस्कस हुआ था बाकायदा उस पार्लिमानी कमेटी में। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि, और तारिक फजल साहब ने भी बिल्कुल सही कहा है कि जब इलेक्शन लड़के वापस इस असेंबली में आना है तो क्या इस मुल्क को कौम के साथ मजाक किया गया है। ये जब से पाकिस्तान बना है इसको एक तजर्बा गाह बनाया हुआ है, नकली ज़ातों से लेके नकली क्लेमों तक, और उसके बाद ये तजर्बे अभी तक इनके ख़त्म ही नहीं हो रहे तजर्बे कि एक को ले आओ तो दूसरे को ले आओ। इसमें अवाम कहाँ पर है। मेरा जो सिर्फ़ और सिर्फ होता है, मुझसे कोई किसी भी बारे में पूछता है, जैसा अभी आपने एक मिनी बजट की बात की, आप उनसे ये तो पूछ रहे हैं कि सदर साहब ने ये कह दिया या सदर वो कह दिया, अब उनको ये अच्छा लग रहा है कि पार्लियामान में आए ये, वरना पहले पिछली गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी। तो हम जो वहाँ पर मेंबरान बैठे हुए, हम किस कतार में आते हैं। सही है, उस पर बहस होनी चाहिए और पता चलना चाहिए इन तमाम जमातों का मौक़िफ़ कि कौन इस जो महंगाई का एक तूफ़ान, अब तो खैर इतने तूफ़ान आए कि अब ये झक्कड़ वक्कड़ भी कुछ नहीं करते, कि इस पे पता चलना चाहिए कि किस जमात का क्या मौक़िफ़ है। ये किसी एक जमात की या किसी एक के फ़ैसले की आड़ इनको नहीं लेनी चाहिए और आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला सुबह असम्बली में मैं आपको नज़र आऊँगी और मैं इसकी भरपूर मज़म्मत और मुखालफत करूँगी। और जो ये लेकर आ रहे हैं, मतलब अपने इनके खर्चे ख़त्म होते नहीं हैं और ये अवाम के ऊपर, मतलब ये 170 अरब का बजट, क्योंकि उससे पहले भी तरीन साहब ने जिस वक्त मिनी बजट आया था तो उन्होंने बहुत आराम से वैसे IMF जो है वो 700 बिलियन मांग रहा था, वो 700 बिलियन मांग रहा था। बिलियन तो IMF 170 बिलियन कम है, वो तो 700 बिलियन मांग रहा था। IMF इनको अपने खर्चे ख़त्म करने को क्यों नहीं कहता। मतलब ये आप मुझे बताएं कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि ये सब ये उसमें पता करेंगे, अभी जो एक नए ऐसे PM बने हुए कि बजट को सही करने का या ये जो खर्चे कम करने का, ये तो हर दूसरे दिन 2 ऐसे PM बढ़ा देते हैं। मतलब पूरी क्या पार्लियामान को इन्होंने वो बनाना है, बंदे इनके आते नहीं है। मैं तो अभी एक एप्लीकेशन दूंगी कि मुझे इनकी पे का रिकॉर्ड चाहिए, इनके सेशन का जो TAD मिलता है मुझे वो देखना है कि क्या सबको पूरा मिलता है। सारा बोझ अवाम के ऊपर। आज मुझे पता चला है कि इन्होंने वहां पर बहस हुई है। और ये जो खर्चा कम करने वाली कमेटी है ना, इस पे मैं आता हूं, जरा तारिक साहब से पूछने, लेकिन शौकत साहब के पास जाऊंगा। शौकत साहब, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। आपकी हुकूमत ने ये दिसंबर 2022 की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, डॉन में ये छपी है शायद, PTI गवर्नमेंट इशूड 77 ऑर्डिनेंसेस, द हाईएस्ट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी नहीं होती, हर चीज़ को पार्लियामान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सदर साहब ने आज वो रास्ता नहीं अपनाया जो आपके दौरे हुकूमत में बड़े आसानी से अपनाते थे। अच्छा, पहले तो मैं इस पे आ जाऊँ, जो इन्होंने बात की, ये रिजीम चेंज के बाद जो मुश्किलात सामने आए, उससे पहले तो इस तरह की मुश्किलात नहीं थी ना। डॉलर का इतना बड़ा इशू बना था, 178 पे था, और जब 4 रुपये आटा महंगा हुआ तो 3 मार्चेस शुरू हुई थी। एक ट्रेन मार्च शुरू हुआ था कराची से, लाहौर से इन्होंने महंगाई मार्च शुरू किया, यहाँ से फजलुर रहमान साहब ने धरना शुरू किया और कहा कि जी लोग तो मर जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, ये जो कह रहे हैं ना कि हर चीज़ हमारे ऊपर डाल रहे हैं, तो हमारे दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी ना। ये मुश्किलात तो हमारे रिजीम चेंज के बाद शुरू हुई थी। इनसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें किसने कहा था कि तुम आ जाओ हुकूमत में, जब हालात तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे और तुम्हें पता है कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और हमने मईशत को तबाह कर दिया है, तो आपने आके क्या किया है? उसमें कोई बेहतरी लेकर आए? आपने कोई एक्सपोर्ट बढ़ाई है? ये 2 साल कोरोना भी था ना, उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन था, ये भी सबको पता है।
तो जब मुश्किल हालात में हमने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने तामीराती कंस्ट्रक्शन चीज़ें बढ़ाई, लोगों को रोज़गार मिला, मईशत अच्छी हुई है, हम तो आज जो है ना 3 अरब डॉलर से नीचे तो आप आके बैठ गए हैं, आपकी जो रिजर्व्स हैं। ये किसने आपको कहा था? ये आपने सिर्फ आने का शौक ही था आपको, या सिर्फ अपने वो पैसे माफ कराने? अगर मैं इंटरवीन कर पाऊँ शौकत साहब, ये इनके रिजर्व्स नहीं है, गुजारिश सुन, ये इनके रिजर्व्स नहीं है, ये पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, और कल इंतखाबात के बाद अगर आपकी हुकूमत आती है तो यू हैव टू वर्क विद द सेम रिजर्व्स। तो इस वजह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, जो मुल्की मामलात हैं वो सियासी मामलात से अलग होने चाहिए। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये नालायकी की वजह से हुआ ना। देखिए, हमें ये ताना देते थे कि इमरान खान को हुकूमत करना नहीं आती है। ये जब कह रहे थे कि जी इतने वजीर बदले और इन्होंने कहा था कि ये डाकू है, तो भी आप लोगों ने नहीं कहा था। ये जरदारी साहब ने क्या कहा था, पेट फाड़ के, इन्हें शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि पेट फाड़ के मैं निकालूंगा ये पैसे। अब तो सारे मिल के खा रहे हैं, तो अभी इनको अच्छा लग रहा है ये सारा। ये क्या एक दूसरे के खिलाफ कहते थे, ये चोर वो चोर, तो अभी तो सारे इकट्ठे बैठे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सारे तजुर्बाकार मिलकर आज मईशत का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही है। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन से भाग जाते हैं। तो ये तो सूरत हाल इन्होंने बनाई है ना। आज सारा बस हर एक टीवी शो पे आके बैठ के, ये तो जी इमरान खान ने, भाई इमरान खान ने आपको कहा था कि आज मेरी मईशत आप संभालें। हम तो जैसा तैसा था, चल तो रहे थे ना। हमने पाकिस्तान को संभाला दिया था, हमने गरीबों के लिए एहसास किया था। फेयर पॉइंट। आई एम श्योर डॉक्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। भूखे तो नहीं मर रहे थे लोग इस तरह, जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आई एम श्योर डॉक्टर जी, गो अहेड, बताइए। डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करें, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ इतना बता दें कि इनको किसने कहा था कि हुकूमत में आ जाओ, मईशत ठीक कर लोगे? हाँ, मशवरा के साथ धक्का किसने दिया था इनको, जी बताइए। देखिए जी, जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे थे, जो मुल्क की माशी सूरत हाल थी, आपने कहा कि जी डॉलर 174 का था। ये भी बता दें कि जब आपने हुकूमत संभाली थी उस वक्त डॉलर कितने का था? ये उस वक्त डॉलर जो है वो 104 रुपये का था जी। नहीं, मतलब जब हमने हुकूमत छोड़ी और आपने संभाली, तो फिर इस तरह आप 104 से 174 पे ले गए ना। 70-80 रुपए डॉलर आपके दौर में महंगा हुआ। ये तो ना करें कि 174 का था और उसके बाद जनाब आप महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अगर आप कंटिन्यू करते तो मुल्क इस वक्त खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। ये एक मुसल्लमा हकीकत है। जिस तरह आप, अच्छा ये बताएं, सबका अदवार के मैं बात रिपीट नहीं करूंगा, हम जब जा रहे थे तो वज़राए खजाना उधार मांग के ला के आप ये कहें कि एडहॉकिज्म पे आपने पूरे वजारत खजाना चलाई और मुल्क को जिस तरफ लेके गए, मुल्क इस वक्त खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। हमें अपनी जो सियासत है हमारे दौर में सब ये बता दें, उसको नुकसान हमने होने दिया, लेकिन हमने रियासत बचाई है, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। आज इंशाअल्लाह ताला मुल्क में जब ये आप ये कहें कि गो के आपके सबका वज़राए ख़जाना जो हैं वो कॉल करके IMF को कहते रहे हैं जनाब के हम तो उसका साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, और IMF की डील जो है उससे मुतासर करें। जी, उन्होंने जो उनके सूबाई वज़राए ख़जाना को कहा, सर अब यहाँ देखें ना, उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इन क्राइसिस से निकालना, मुल्क को न सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचाया बल्कि क्राइसिस से निकालना मुश्किल चैलेंज ज़रूर है। लेकिन हमारा ईमान है कि जिस वक्त रियासत बचेगी सियासत भी बचेगी, वो बात की बात है। लेकिन अब हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं और मुश्किल फ़ैसले से हमें जो सियासी नुकसान हुआ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि इन मुश्किलात से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम निकलेंगे। आहिस्ता से कितनी आहिस्ता? तलत साहब एक बात कितनी आहिस्ता? मैं देखें लोगों की तवक्कुआत क्या थी, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर लेता हूँ। लोगों की तवक्कुआत ये थी, ऊपर सारे जो पाकिस्तान के आइन के मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मजाक जो आपका 4 साल उड़ा है, थोड़ा बहुत 4 महीने हमारा भी उड़ गया, खैर है कोई नहीं। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। तलत साहब ने सवाल किया कि कितना अर्सा, लोगों की जो तवक्कुआत थी वो ये थी कि जितना 4 साल में मार पड़ी है वो सारी की सारी 4 हफ्तों में नहीं 4 महीनों में जरूर ठीक हो जाएगी। लोगों की तवक्कुआत नहीं थी, आपके अवाम की बात कर रहा हूँ, जायज थी आपके दावे थे, उनकी अगर तवक्कुआत थी तो जायज थी। मैं कह रहा गलत आपके 9-10 महीने शुरू होने वाला है, नहीं हो सकी और 9-10 महीनों में जो हाल हो गया आवाम का चुमा निकल रहा है उन बेचारों का जरूर है संभल में, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आवाम की तवक्कुआत क्या सूरत हाल बनती है हमारा पूरा यकीन है। एक चीज इस वक्त आइन की क्या सूरत हाल है? हम ये कहना चाहता हूँ कि हम जाके सारे अगर कौम आइन इंटैक्ट है, अल्लाह के फजल से कायम दायम है, और आइन के जितने मजाक उड़ा रहे हैं ये इनको इसके रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि 90 दिन में इंतखाबात कराना। आइन क्लियर कट कह रहा है, ये इससे भाग रहे हैं। इंतखाबात में शौकत में एक और प्रोग्राम करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, मैं आइन पर और इंतखाबात पर एक और प्रोग्राम करूंगा।
मुझे 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 सिर्फ 30 सेकंड्स में सायरा साहब आपसे, आपने कहा था कि आप असेंबली में आप नजर आएंगी और आप सवाल पूछेंगी, जरा बता दें कि आपका सबसे चुभता हुआ सवाल कल क्या होगा, पहले से बता दें हमें। वो तो ज़ाहिर है जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वैसे देखूँगी कि ये है कि नहीं है, क्योंकि उस दिन जो कश्मीर डे था, इतना अहम दिन जी, वहाँ पर हमने कश्मीर से इज़हार यकजहती करना है और वहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर ख़ारजा थे और ना वज़ीर दिफा थे। सीरियसनेस का आलम तो ये था और हम तड़प रहे हैं कि हम बस तुर्की पहुँच जाएँ और वहाँ पर दबी हुई आवाम के साथ इज़हार यकजहती कर लें, लेकिन जो यहाँ पर भूखी आवाम मर रही है वहाँ पर जाकर यहाँ पर उनके लिए हम कुछ ना करें। आइन की बात अभी मैंने आवाज सुनी है, आइन है कहाँ? आइन की 50 साल तकरीबात जो कल बिलावल साहब ने उसका आगाज किया है, क्या इस वक्त मुल्क की मईशत मुतहम्मिल हो सकती है इन सारी तकरीबात की? उससे पहले 14 अगस्त जिस वक्त सैलाब आया था तब भी यहाँ पर तकरीबात हो रही थी। ये तो मैं कल जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला बस सारे कल तैयार हो जाए, आप जा रही हैं, हमने भी रिपोर्टर अपने वहाँ पे तैयार कर दिए, देखते हैं आप कल क्या कहते हैं। बुनियादी बात यह है कि हालात ख़राब हैं तो उसमें सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सदर साहब बेहतर फ़राख दिली का मुजाहरा कर सकते थे और मेंबरान पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके पार्लियामेंट को मोतबर बना सकते हैं। अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर डंग टपाऊ काम होगा। नाज़रीन, एक मरहला तो ये है कि IMF के साथ मामलात को अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, तो सदर साहब ने तो झंडी करा दी इस हुकूमत को, लेकिन अब पार्लियामान के ज़रिए उन तमाम इक़दामात को इंडोर्स करवाया जाएगा और उसके बाद IMF के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन ये पहला मरहला है, इसके बाद महंगाई का एक नया सीज़न शुरू होने वाला है। जिन लोगों को सीज़न देखने का बड़ा शौक़ है वो ये सीज़न नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर तबाही है उनके लिए, कम से कम तसव्वुर यही है। कहा जा रहा है कि IMF तकरीबन 700 से 800 बिलियन के नए टैक्सेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब 170 बिलियन के करीब टैक्सेस लगेंगे। लेकिन मामला सिर्फ टैक्सेस का नहीं है, जो भी मैय्यस प्रपोज किए जा रहे हैं उनका असर आवाम पर पड़ेगा। हमारे पास डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार, और अमार हबीब खान साहब जो एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर IMF की बड़ी तवज्जो रही। बहुत शुक्रिया दोनों का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा क्विकली कि कल जब ये मामला तय हो जाएगा तो उसके बाद तो एक तो रिलीफ है हमारे पास कि जी IMF के साथ मामला तय हो गए, आम लोगों के लिए इसमें से क्या निकलेगा? देखिए तलत साहब, पिछले 25-30 सालों की जो माशी पॉलिसीज हैं जिसके नतीजे में अब यहाँ हम पहुंचे हैं, उसमें कोई आसान तरीका पाकिस्तान के पास नहीं बचा। वो जिसको हम अंग्रेजी में डिलेमा कहते हैं, अलमिया कह लें, कि जो भी चॉइस हम लेंगे उसमें बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर इजाफी पड़ने वाला है, बोझ में कमी आने वाली नहीं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम IMF के पास ना जाएं। अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है। डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो फिर आप सोचिए कि जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी किल्लत शुरू हो जाती है और उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगती हैं। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन जो महंगाई का तूफान है जिसका आपने भी जिक्र किया, अभी हमें हुकूमती आदादोशुमार बता रहे हैं कि महंगाई की शरह कोई 26-27% पे है। मेरा तखमीना यह है कि इसमें 10 से 15% जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा। इसमें तलत साहब एक अच्छी खबर छोटी सी ये निकलती है कि ये जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन टाइम जंप, ये महंगाई की शरह एकदम ऊपर जाएगी 30-35-40% पे, लेकिन जो आलमी मंडियों में इस वक्त कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है, जैसे पेट्रोल और डीजल जो 123 रुपए का $123 का बैरल था वो अब गिर के कहीं 80-85 पे पहुंच गया है। इसी तरह पाम ऑयल जो कुकिंग ऑयल है जो हम $3-4 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, वो कोई 60,000 मलेशियन रिंगिट का एक टन बिक रहा था कुछ ही महीने पहले, उसकी कीमत बहुत तेजी से गिरी है और वो 4,000 मलेशियन रिंगिट पर टन पे पहुंच गई। इसी तरह कोयला हम 1.5-2 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई 10 से 15% आलमी मंडियों में उसकी कीमत में कमी आई। तो महंगाई तो है, अगले एटलीस्ट मैं समझता हूँ 5-6 महीने तो हमें महंगाई का बोझ और महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती नजर आती है। उसके बाद इम्कान ये है कि कुछ महंगाई का घोड़ा जो है उसकी रफ्तार स्लो डाउन हो जाएगी।
अमर साहब, आप एनर्जी सेक्टर के साथ डील करते हैं और IMF एनर्जी सेक्टर से बहुत नालां है पाकिस्तान की हैंडलिंग। ज़रा आप ये बताइएगा कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो दबाव है पाकिस्तान, और वो दबाव आवाम की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये क्या मुस्तकिल कैफियत रहेगी अगले चंद महीनों में, सालों में, या इसके अंदर भी कमी बेशी होती रहेगी? देखें, इसमें मसला ये है हमारा कि हमारा एनर्जी सेक्टर है काफ़ी इनएफिशिएंट। यानी कि एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम 100 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करते हैं, या हम 100 यूनिट एक हमारा पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो आपके घर आते आते, कहीं पे इंडस्ट्री पे आते आते उसमें से 80 यूनिट रह जाते हैं। तो उस 80 यूनिट के जो हम पैसे देते हैं, बाकी 20 यूनिट के कोई पैसे नहीं देता, या जो 80 वाले हैं वो उसके देते हैं। तो एक इनएफिशिएंसी का आंसर इसमें मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने गैस अभी तक या जो दूसरी चीज़ें हैं उनको इतना सब्सिडाइज करके रखा हुआ था कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं या गर्दिशी कर्जे जो हैं, वो बढ़े जा रहे हैं। तो जब तक हम ये सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक ये इनएफिशिएंसीज, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं ये रिजॉल्व नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। ये गर्दिशी कर्जे अगर आप देख लें तो 2008-9 से जो ये शुरू हुए हैं, आज हम 2023 में बैठे अभी तक चल रहे हैं। कोई ऐसा क्लियर कट प्लान या पाथ नहीं है इसको ख़त्म करने का, या इसको बिल्कुल जो है एलिमिनेट करने का। जब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक इनएफिशिएंसीज को ख़त्म नहीं किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, ट्रांसमिशन लाइन में, उस वक्त तक जो है बहुत मुश्किल है कि एनर्जी के इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर पाएंगे, और ये बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म है। मैं अभी इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सबसे कम है, उसमें हिंदुस्तान टॉप पर है, फिर चाइना है, फिर वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, सारे ईस्ट एशियन एंड एशियन कंट्रीज़ हैं। हम उसमें कहीं भी नहीं खड़े। और उसमें उन्होंने बताया उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन लॉसेज हैं और बिजली जो बहुत महंगी है, तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये हमारा अपना दर्द सर है, हमने अपने लिए खुद बनाया है। ये बिल्कुल जी, ऐसे ही हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बिजली की। अगर आप देखें आपके घर पे, हमारे घरों पे जो यूनिट आते हैं 45 से 50 रुपए की उसकी जो है वो आजकल कॉस्ट बनती है, जिसमें सारी चीज़ें और उसमें पावर जनरेशन का, उसको बनाने का जो कंपोनेंट होता है वो सिर्फ 12 से 14 रुपए तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि 35 रुपए जो बचते हैं उसके बाद या तो वो टैक्सेस हैं या वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज और इनएफिशिएंसीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम जनरेशन कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जब पावर प्लांट एक चीज़ जनरेट करके बिजली आगे देता है, उसको घर तक पहुंचाने तक और पैसे कलेक्ट करने तक, ये सारी इनएफिशिएंसीज हैं। तो जब तक इनएफिशिएंसी सॉर्ट नहीं किया जाएगा, हम जो है इसको पावर के इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, बिजली की कीमत कम नहीं हो सकती या कंपेटिटिव हम नहीं हो सकते। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, पिछले 5 साल में जो पर कैपिटा बिजली की कंजम्पशन है, कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें ज़रूरी होता है कंजम्पशन जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर ग्रोथ हो रही है, एक इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से बिजली की कंजम्पशन ही बढ़ती है। बहुत ये सीधा हिसाब है, ये कंजम्पशन बढ़ती है तो उसके साथ इनकम भी बढ़ती है, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे बिजली की कंजम्पशन पिछले 5 साल से बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि बिजली महंगी हो जाती है कि उसकी कंजम्पशन बढ़ाना मुश्किल है। बढ़ाएंगे, अगर कुछ उससे बनाएंगे भी, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी गुड बनाएंगे, वो कंपेटिटिव ही नहीं होगा किसी मार्केट में बेचने के लिए। तो हम बेसिकली इस चीज़ में आगे फंसे कि हमारी बिजली बहुत महंगी है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारा जो आउटपुट है वो कंपेटिटिव नहीं होता आलमी मंडी में, कहीं पर भी आप जाके उसको बेच नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हमें ज़रा अब इसकी रहनुमाई फरमाइएगा कि IMF के जितने भी इक़दाम हैं उससे इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने का ख़दशा है। महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर असर पड़ेगा। तो लोग ये भी हमसे पूछते हैं जी कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं हम आपको स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ग्रोथ है वो भी इससे असरअंदाज हो रही है। तो हम ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हम IMF के चुंगल से निकलेंगे कैसे? ये ज़रा मुद्दा हल कर दें। हाउ डज दिस वर्क? देखिए तलत साहब, आई स्टैंड कन्विंस्ड कि हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं। माशी एतबार से दिस कंट्री इज़ मैनेजेबल, इसके पास वसाइल भी हैं, इसके पास टैलेंट भी है। हमारे मेन मसला हमारा जो है वो सियासी है। सियासी फैसला साजी जो की जाती है उसके नतीजे में जो माशी कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत बड़ी होती है। आपके पास अगर पिछले में कोई 18-20 महीनों में आपको एक या दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं जो सियासी फैसला साजी हुई
और उसके नतीजे में 23 करोड़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की मईशत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए कि 28 फरवरी का दिन था सन 2022। साबिक वजीर आजम साहब टीवी पे आते हैं और हमें बताते हैं कि वो सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जबकि उनकी अपनी हुकूमत ये वादा कर चुकी थी IMF के साथ के पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जाएगा, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उससे कोई 3 हफ्ते पहले हमने 1 अरब डॉलर की किस्त वसूल की थी। तो हमने वादा किया IMF से, उसकी किस्त जैसे ही हमें मिली उसके कोई 15-20 दिन के बाद हमने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। उसका जो नुकसान उठाना पड़ा है मईशत को, आप सोचिए कि जिस दिन ये ऐलान हो रहा था उस दिन हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर कोई 16 अरब डॉलर के, एक माह में वहां पे 4 अरब डॉलर की कमी आई। इतना बड़ा खमियाजा, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी एक सियासी फैसले की। इसी तरह आप देखिए कि अक्टूबर 2022 में इसहाक डार साहब की वजारत ने एक फैसला किया कि हम मसनूई तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने रोक के रखा जाए। अब उसका खमियाजा आप देखिए कि 10 अरब डॉलर के ज़खायर थे जब PDM की हुकूमत आई थी अप्रैल में, आज हम बैठे हैं 2.9 अरब डॉलर। तो आप सोचिए कि सियासी फैसला साजी हो रही है और उसका मईशत के ऊपर क्या नुकसान और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। तो दोबारा से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम तलत साहब सियासी हैं, माशी नहीं। आई हैव टू लीव इट देयर। तो कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये ट्रेंड कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे जो है वो ट्रेंड कर रहा है सारे दुनिया भर में। इसके ऊपर ट्वीट्स हो रहे हैं, 1.12 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं और ये बढ़ता रहेगा आने वाले घंटों में। पाकिस्तान में जिस पर बहस हो रही है बुनियादी तौर पर वो पुरानी बहस है कि मनाना चाहिए या मनाना नहीं चाहिए। जो मनाने वाले हैं वो भी उसी शदोमत से इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, जो इस पर लान तान कर रहे हैं वो भी उसी जज्बे के साथ लान तान कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि मनाना चाहिए मनाना नहीं चाहिए। PSL भी ट्रेंड कर रहा है, मोहम्मद आमिर भी ट्रेंड कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर बॉलिंग में उनकी बॉल इतनी स्विंग आजकल नहीं हो रही जितनी उनकी कंट्रोवर्सीज जो हैं उन्होंने स्विंग करना शुरू किया। वो बाबर आजम के बारे में कह दिया कि टेल एंडर को बॉलिंग करना और बाबर आजम को बॉलिंग करना उनके लिए एक ही बराबर है। आज बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए, लेकिन मोहम्मद आमिर भी ट्रेंड कर रहे हैं। उन पर तनकीद ज़रा ज़्यादा हो रही है कि आपने क्या बातें की हैं, लेकिन आपको पता जब कैमरे के सामने आप आते हैं तो बॉलिंग के बराबर में आपको ये भी देखना होता है कि मीडिया हाइप अपने गिर्द आप कितनी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्वीट्स हैं और जो ट्रेंड भी एक और कर रहा है वो वेलकम अली वज़ीर हैं। अली वज़ीर नाज़रीन एक तवील असीरी के बाद आज रिहा हुए। 6 दिसंबर 2020 को PTM के जलसे में कराची में उन्होंने खिताब किया। रियासती इदारों की तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने उकसाने की कोशिश की है और मुकदमा दायर हो गया। फिर वो पेशावर से गिरफ़्तार हुए, सिंध पुलिस इनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद एक तवील कहानी है। बहरहाल 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिंध हुकूमत को ख़त लिखा कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ जो दायर मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है और अगर सिंध हुकूमत चाहे तो वो उनको रिलीज़ कर सकती है। तो अली वज़ीर को आज रिलीज़ कर दिया गया, जिसके ऊपर बहुत खुशी मनाई गई और अक्रॉस द पार्टी लाइन्स इसके ऊपर ट्वीट्स किए गए। जमात इस्लामी के सेनेटर ने फ़खर आगले अली वज़ीर के नाम से ट्वीट किया, उनकी तस्वीर लगाई अपने बच्चों के साथ। मोहसिन दावड़ ने वेलकम अली वज़ीर के नाम से ट्वीट किया। इसके अलावा दूसरी जो जमातें हैं वो भी ट्वीट कर रही हैं। तो अली वज़ीर ट्रेंड भी कर रहे हैं और उनके ऊपर बड़े ट्वीट्स भी हो रहे हैं। अब ये हमें संजीदगी से सोचना होगा कि इस किस्म के मुकदमात हम क्यों बनाते हैं जिसका नतीजा आखिर में हज़ीमत के अलावा और कुछ नहीं होता, और फिर जो अली वज़ीर के महीने और साल गए फैमिली से दूर उसका मदावा कौन करेगा।